हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है उद्योगों के लिए मरहम और इम्यूनिटी की डोज। देखिए, हर क्षेत्र से कोरोना काल में राहत की न्यूज़ आ रही थी, यानी कि किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों को सामान्य रखा जाए, सुचारू रूप से जारी रखा जाए। उसी के तहत अब आरबीआई ने भी कल मीटिंग करके यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसमें तत्काल 85,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से चिकित्सा सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपए इसमें शामिल किया गया है। आर्टिकल जो है ये उसमें एक आप कह सकते हैं कि हीलिंग टच नाम दिया गया है, यानी कि जख्मों पर मरहम लगाने का काम आरबीआई ने किया है। और इसमें रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 पेश किया गया है, जिसके तहत बैंकों से 25 करोड़ रुपए तक का पर्सनल लोन लेने वाले ग्राहक या एमएसएमई कंपनियों के लिए 2 वर्ष तक कर्ज अदायगी में दी जाएगी छूट। हालांकि इस बार इसका फायदा उन्हीं कंपनियों और ग्राहकों को मिलेगा जिन्होंने पिछले वर्ष इसका लाभ नहीं उठाया है। वैसे जिन्होंने पिछले वर्ष इस योजना का लाभ उठा लिया है, उन्हें अतिरिक्त राहत देने या नहीं देने पर फैसला बैंकों पर या वित्तीय संस्थानों पर छोड़ दिया गया है। यानी अगर बैंक चाहे तो उन्हें भी कर्ज अदायगी में 2 वर्ष की राहत दे सकते हैं। आरबीआई ने 2 ऐसी घोषणाएं की हैं जिससे सिस्टम में तत्काल 85,000 करोड़ रुपए दिए जा सकेंगे। चिकित्सा क्षेत्र पर इस वक्त सबसे बड़ा यानी कह सकते हैं अधिक दबाव है। इसको देखते हुए इस सेक्टर को बैंकों का व वित्तीय संस्थानों से 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। इसे प्राथमिकता क्षेत्र को दिए गए कर्ज में शामिल माना जाएगा। इस राशि का फायदा अस्पतालों के साथ ही वैक्सीन निर्माता और चिकित्सा उपकरण आयात करने वाली कंपनियां उठा सकेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आरक्षण की 50% की सीमा ही रहेगी बरकरार। देखिए, जो इंदिरा साहनी की रिपोर्ट थी, यानी कह सकते हैं कि आप समिति का जो फैसला था उस पर पुनर्विचार के लिए जो एक याचिका दायर की गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण की राजनीति को प्रभावित करने वाला दूरगामी फैसला सुनाया है। बुधवार को दिए गए फैसले से न सिर्फ आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा समाप्त करने की राज्यों की मांग पर विराम लग गया है, बल्कि आरक्षण को लेकर राज्यों में होने वाली राजनीति और सौदेबाजी भी खत्म होती दिखाई देती है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सुर में कहा कि आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजे जाने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने 2018 के 102वें यानी कि 102 संविधान संशोधन को संवैधानिक ठहराते हुए 3-2 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा कि पिछड़ों के बारे में सिर्फ एक ही केंद्रीय सूची होगी जो राष्ट्रपति अधिसूचित करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कैबिनेट कोरोना योद्धाओं की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत। देखिए, अभी हाल ही में एक एमबीबीएस के तृतीय वर्ष के छात्रों को भी यानी और अंतिम वर्ष के छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया था, यानी कि उन्हें कोरोना योद्धाओं के रूप में शामिल किया गया था और उन्हें सरकारी मानदेय जितने भी हमारे हॉस्पिटल या प्राइवेट डॉक्टर नर्स लगे हुए हैं उन्हें सरकारी मानदेय देने की बात हो रही थी। और उस पर एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब प्रोत्साहन राशि भी स्वीकृत की गई है। देखिए, इस समय जो सबसे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं वो डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, आप कह सकते हैं वार्ड बॉय, ये सब पूरे देश की सेवा करने में लगे हुए हैं, कोरोना योद्धा बने हुए हैं। जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, देखिए हम और आप जो कोरोना से भागते हैं, घरों में कह रहे हैं, लेकिन वो उन्हीं मरीजों की सेवा कर रहे हैं और कोरोना से लड़ रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के मुकाबले मानव संसाधन आधे से भी कम है। इन हालात में सरकार ने कोविड ड्यूटी के लिए कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त मानदेय का फैसला किया है। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मी ही नहीं बल्कि लैब में कार्यरत कर्मी और चिकित्सा छात्र छात्राओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को बुधवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन स्वीकृति दे दी गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अनुपालन के मुताबिक वर्तमान में लगभग 2,155 डॉक्टर, 3,090 स्टाफ नर्स,
1540 वार्ड बॉय और 1540 सफाई कर्मियों की आवश्यकता है, जबकि इससे कम मानव संसाधन की उपलब्धता है। यही नहीं, कार्यरत सभी कर्मचारी भी विभिन्न कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सरकार ने कार्यरत डॉक्टर और कर्मचारियों को अतिरिक्त मानदेय देने का फैसला किया है, ताकि अतिरिक्त मानदेय संसाधन उपलब्ध हो सकें। नेक्स्ट है, कोरोना संकट में भारत के लिए बहुत कुछ कर रहा है अमेरिका। देखिए, ये अमेरिका अपनी उस किरकिरी को धोने में जुटा हुआ है जिसमें शुरुआत में इन्होंने सहायता देने से मना कर दिया था, और ज़रूरी सामान जो ऑक्सीजन के लिए कच्चा माल होता है या दवाइयों के लिए और ऑक्सीजन तक भारत को जैसे और देश पहुंचा रहे हैं उसमें देने में आनाकानी करी थी। उसके बाद जब अमेरिका की चारों तरफ से निंदा हुई है इसमें, और भारत ने भी इसमें अफसोस जताया था, उसके बाद से अमेरिका भारत की तरफ कई रूप में मदद के हाथ बढ़ा रहा है। उसी में अब जो बाइडेन बार बार इसमें बयान दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि कोरोना संकट के खिलाफ भारत की मदद के लिए अमेरिका बहुत कुछ कर रहा है। इसके तहत ऑक्सीजन और वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर रहा हूं। भारत को वैक्सीन बनाने के लिए कच्चा माल और अन्य वस्तुओं की जरूरत है, हम उन्हें यह भेज रहे हैं। अमेरिका ऑक्सीजन भी भेज रहा है। इस बीच विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कोरोना संकट के दौरान अमेरिका की मदद के लिए भारत की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जब हम कोरोना महामारी से बुरी तरह से जूझ रहे थे तो भारत ने हमारी मदद की थी। उदाहरण के लिए उसने लाखों मास्क मुहैया कराया। हमें यह याद है, अब इस समय हमसे भारत की जो भी मदद बन पड़ेगी हम करेंगे। भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त करते हुए अमेरिका की सांसद डेबोरा रॉस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और अतिरिक्त वैक्सीन की आपूर्ति के जरिए मदद तेज करने का अनुरोध किया है। नेक्स्ट है, 3 और राफेल विमान फ्रांस से पहुंच रहे हैं भारत। देखिए, इसमें 36 विमानों के खरीदने का फैसला हुआ था। 2016 में 58,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी फ्रांस के साथ, और इसमें 36 हुए जो समझौते हुए थे राफेल विमानों के लिए, उसमें से अब तक कुल 21 हो गए हैं। राफेल लड़ाकू विमानों की छठी खेप बुधवार को फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गई। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने बताया कि इस खेप में 3 विमान हैं। ये वायुसेना की राफेल विमानों की दूसरी स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर बताया कि 3 राफेल विमानों की अगली खेप फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गई है। पायलटों को सुचारू उड़ान और सुरक्षित लैंडिंग की शुभकामनाएं। तीनों विमान के पहुंचने पर भारतीय वायुसेना के पास राफेल विमानों की संख्या 21 हो जाएगी। राफेल विमानों की नई स्क्वाड्रन बंगाल के हाशीमारा में तैनात होगी, जबकि पहली स्क्वाड्रन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में करीब 18 विमान होते हैं। नेक्स्ट है, G7 सम्मेलन में वर्चुअली शामिल होगा भारत। यह स्टेटमेंट दिया है जयशंकर ने, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने G7 देशों की सभी बैठकों में वर्चुअल मोड में शामिल होने का फैसला किया है। लंदन में G7 शामिल में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के 2 सदस्यों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री समेत समूचा प्रतिनिधि मंडल एकांत में चला गया है। एक ब्रिटिश अधिकारी ने बताया कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल के 2 सदस्यों के कोरोना संक्रमण होने के कारण अब पूरा प्रतिनिधि मंडल सेल्फ आइसोलेशन में चला गया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रतिनिधि मंडल के सभी सदस्यों का हर दिन परीक्षण किया जाएगा। स्काई न्यूज के रिपोर्टर जो पाइक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर को कोरोना के टेस्ट में पॉजिटिव नहीं पाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, एमएसएमई को राहत, उत्पादन कटौती को नहीं होंगे बाध्य। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बुधवार को लिए गए फैसले से एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलने से वे तत्काल कर्ज चुकाने के दबाव से बाहर आ जाएंगे और उन्हें कारोबार करने में आसानी होगी। नए एमएसएमई को लोन स्कीम की अवधि को इस साल अक्टूबर से बढ़ाकर दिसंबर तक किए जाने से सैकड़ों नई छोटी कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है और वहां गैर जरूरी चीजों की बिक्री पर पाबंदी से एमएसएमई को भारी झटका लगा है। बाजार में माल फंसे होने की वजह से छोटे
उद्यमियों पर परिचालन पूंजी का संकट है और वे उत्पादन में कटौती के लिए मजबूर हो रहे हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस और अन्य उद्योग संगठन सरकार से एमएसएमई को राहत देने की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट है, मांग पर पिछले वर्ष जितना असर नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि उद्योग जगत और परिवारों पर इस वर्ष क्षेत्रीय स्तर पर लगाए जा रहे लॉकडाउन का वैसा असर नहीं होगा जैसा पिछले वर्ष हुआ था। कारोबारियों और कर्जदाताओं को कई राहत देने की घोषणा करते हुए दास का कहना है कि उद्योग जगत और घर परिवार लॉकडाउन के अनुरूप ढलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले वर्ष के राष्ट्रीय लॉकडाउन के मुकाबले इस बार लागू प्रतिबंधों का मांग पर असर बहुत हल्का रहेगा। दास ने बुधवार को कहा कि होटल और रिटेल लोन जैसे कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में मांग कुछ समय के लिए घट सकती है। कोरोना संकट की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में लॉकडाउन समेत समग्र पाबंदियों को देखते हुए कुछ एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमानों में कमी कर दी है। वैश्विक रेटिंग एजेंसियों S&P ने बुधवार को भारत की वृद्धि पर अपना पूर्वानुमान 11% से घटाकर 9.8% कर दिया है। अब है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है, सिद्धांतों से समझौता संभव नहीं, और यह आर्टिकल लिखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ स्तंभकार MJ अकबर द्वारा। अमेरिका में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के राजदूत यूसुफ अल ओतेबा ने बीते दिनों एक बड़ा दावा किया है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक वर्चुअल बैठक यानी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कर रहा है। यह बात कुछ अजीब इसलिए थी क्योंकि उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं किया गया था। उनसे पूछा गया था कि क्या उनका देश अफगान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान को और उपयोगी बनाने के लिए उसे समझाने का प्रयास करेगा। इसके जवाब में उन्होंने खुद ही भारत और पाकिस्तान को लेकर यह टिप्पणी की है। स्पष्ट है कि ओतेबा कूटनीतिक की पिच पर अपने मुताबिक इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि यह एकदम स्पष्ट है कि भारत, पाकिस्तान और UAE के बीच कोई त्रिपक्षीय वार्ता नहीं हो रही है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के बिल्कुल संपर्क में ही नहीं है, विशेषकर तब जब दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव घटाने को लेकर जो इन परमाणु शक्तियों के बीच नागरिक सीमा न रहकर सैन्य सीमा बन गई है। इसलिए दोनों देशों के सैन्य अभियानों के महानिदेशक तनाव घटाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता की तार्किकता को लेकर कोई संदेह नहीं है। संबंधों को शांतिपूर्ण एवं स्थायित्व रूप देने के लिए किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी कोई हिचक नहीं दिखाई। सिर्फ एक उदाहरण से समझ लीजिए कि वर्ष 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री काहिरा से लौटते समय तब के पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान से वार्ता के लिए कराची में रुक गए थे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने उसी साल भारत के साथ सीमा पर विश्वासघात किया। पाकिस्तान से वार्ता किस परिवेश में संभव हो सकती है, उसे लेकर स्पष्टता बहुत आवश्यक है। भारत के उलट पाकिस्तान ने हमेशा से द्विपक्षीय विवाद के अंतर्राष्ट्रीयकरण का प्रयास किया है, फिर इसे चाहे उसे महाशक्ति को या क्षेत्रीय ताकतों को जोड़ना हो या संयुक्त राष्ट्र के समक्ष की गुहार क्यों ना लगानी पड़ी हो। इस्लामाबाद के कुछ आशावादियों ने तो इसमें चीन तक को शामिल करने का भी प्रयास किया है। असल में इस्लामाबाद किसी तीसरे पक्ष को इसलिए शामिल करना चाहता है ताकि वह भारत पर जम्मू कश्मीर की स्थिति से समझौता करने के लिए दबाव बनाए और पाकिस्तान उसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सके। जहां तक UAE की बात है तो वह भारत का बहुत घनिष्ठ मित्र है। यह मित्रता एक निर्विवाद तथ्य है, लेकिन मित्रता का अर्थ यह नहीं है कि उसमें सिद्धांतों की बलि दे दी जाए। इतिहास इसका साक्षी रहा है कि मित्र देशों ने इस द्विपक्षीय विवाद को दिल्ली के नजरिए से देखने के बजाय अपने ही चश्मे से देखा है। अब हम उस कालखंड से आगे बढ़ चुके हैं जब ब्रिटेन यह सोचता था कि इसमें हस्तक्षेप उसका स्वाभाविक अधिकार है, या फिर उस दौर से भी जब अमेरिका अपने दक्षिण एशियाई समीकरणों के अनुकूल किसी किस्म के समझौते पर दबाव बढ़ा रहा था। हमारी विदेश नीति उन गलियारों से वापस नहीं लौट सकती जिन्हें वह काफी पीछे छोड़ आई है। नेक्स्ट आर्टिकल है, गांवों को कोरोना संक्रमण से बचाएं, और यह आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश योजना आयोग के सदस्य सुधीर पवार द्वारा।
पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर पंचायती राज से जुड़े अधिकारियों को संबोधित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को पहले की तरह ही कोरोना संक्रमण से बचाने का आह्वान किया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत के कई राज्यों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है, जो पहले से कहीं अधिक तेज और मारक है। इसमें बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी सम्मिलित हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या से विकसित एवं आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं वाले प्रदेशों एवं महानगरों का स्वास्थ्य ढांचा तब चरमरा गया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, देहरादून, सूरत, चेन्नई आदि शामिल हैं। यह मरीजों की संख्या में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी से टेस्टिंग, एम्बुलेंस, अस्पताल बेड, ऑक्सीजन आदि जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं कम पड़ गई हैं। साथ ही भारत एवं विश्व के महामारी विज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण का उच्चतम स्तर मई के मध्य तक आएगा और उस समय संक्रमितों की संख्या और अधिक हो सकती है। तब बड़ी संख्या में मरीजों की देखभाल के लिए पर्याप्त अस्पताल और बेड और डॉक्टरों एवं नर्सों की आवश्यकता होगी। इस दुरूह परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गांवों को कोरोना संक्रमण से बचाने का आह्वान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समीचीन है। लेकिन पिछली कोरोना लहर की तुलना में इस दूसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्रों को संक्रमण से बचाना पहले की अपेक्षा अधिक चुनौतीपूर्ण है। भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति जानने के लिए हुए दूसरे सिरो प्रसार सर्वे यानी अगस्त सितंबर 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण 5.2% था, जो तीसरे सर्वे में 21.4% हो गया है। तीसरा सर्वे कब हुआ था? दिसंबर से जनवरी 2021 के बीच। सिर्फ 3 महीने में कोरोना संक्रमणों की संख्या 16% की वृद्धि का मुख्य कारण शहरों में रह रहे संक्रमित प्रवासी भारतीय श्रमिकों का गांवों में वापस लौटना था। जाहिर है कि शहरों से गांवों में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कुछ तत्कालीन उपाय करने की आवश्यकता है, जैसे 15% से अधिक पॉजिटिव दर वाले जिलों की सख्ती से लॉकडाउन लगाया जाए। गांवों में संक्रमितों की निगरानी के लिए कोरोना टेस्टिंग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में समर्पित तंत्र स्थापित किए जाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना हेल्प सेंटर की स्थापना की जाए, वहां सामान्य दवाइयों की किट उपलब्ध कराई जाए और कई ऐसे उपाय हैं जो किए जाने की जरूरत है। यह राहतकारी है कि अभी तक किसी वस्तु की आपूर्ति बाधित नहीं हुई है, लेकिन कुछ वस्तुओं की आपूर्ति का संकट उभरता दिख रहा है। मुनाफाखोरों ने आवश्यक वस्तुओं के दाम अभी से बढ़ा दिए हैं। उन पर लगाम लगाने और जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकारों को तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाने चाहिए। याद रहे, अगले कुछ दिन कोरोना महामारी के नियंत्रण में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इन दिनों कोरोना संक्रमण का प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में होता है तो स्थिति विस्फोटजनक हो जाएगी। दूसरी लहर थमने के बाद तीसरी लहर से भी गांवों को बचाने के लिए तैयारी शुरू की जानी चाहिए। नेक्स्ट है संकट और समाधान। देखिए, अभी 2 आर्टिकल जो डिस्कस हुए हैं और इससे पहले भी जो न्यूज़ है उसमें इस टॉपिक पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये आज का 6 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।